बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इसकी पिंडली 3 जगह से टूटी हुई है। इन हड्डियों के जोड़ सही नहीं बैठ सके। ये ख्याल रखना कि इसकी सर्जरी न होने पाए। मैंने इस पर अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया। हड्डियां जिस हाल में हैं इसी तरह जुट जाएं ताकि वो जब तक जिंदा रहे अकड़ कर अपनी सही चाल न चल सके। तुम्हारी इस ख्वाहिश में इंतकाम से ज्यादा ये जज्बा कार फरमा है कि वो जब तक जिंदा रहे दूसरों के लिए इबरत का नमूना बना रहे। जलाल ने गोया मेरा जहन पढ़कर कहा, बाज औकात तुम असल बात समझने में जरा भी देर नहीं लगाते। मैंने हंसकर जवाब दिया, वीरा इसकी मौत की ख्वाहां थी, मगर मैं चाहता था कि वो आसान मौत के बजाय इबरत ज़दा जिंदगी गुजारे ताकि इसे देखकर दूसरे सबक हासिल कर सकें। ये तुम्हारा फलसफा है, वरना वो बदतरीन मौत का हकदार है। वीरा अपनी बात पर अड़ी रही। इस रात जलाल देर तक हमारे साथ बैठा इधर उधर की बातें करता रहा। राजा और आईमैन के बारे में कुरेद कुरेद कर वो बातें दरियाफ्त करता रहा जो इसके इल्म में नहीं थी। वो बहुत पुरुम्मीद था कि शी की नई कौंपल को वो जल्द ही जड़ से उखड़ता हुआ देखेगा। इसे रह रहकर अब्दुल्ला याद आता रहा जो दहली में राह वालों के तशद्दुद के सामने अपनी जिंदगी की बाजी हार गया था। इसे कलक था कि अब्दुल्ला के कातल को पाकिस्तान आए हुए कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन वो इसका बाल भी बीका नहीं कर सका था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि काफी दिन गुजर जाने के बावजूद वो अपने एक मुखलस कारकुन की मौत का सदमा फरामोश नहीं कर सका था। खाने वगैरह से फारग होकर जलाल 12 बजे वापस चला गया। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हमारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों का वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके चले जाने के बाद अव्वल खान ने मायूसी से कहा, इसके सामने तुम नॉर्मल थे, तुमने अपने रद्दे अमल का इजहार क्यों नहीं किया? मैंने हैरत से पूछा। वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, मैं इसकी मजबूरियों को समझता हूँ, इसलिए खामोश रहा। अव्वल खान ने वजाहत की, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, हमें ऊपर से आने वाले फैसलों की इतला देता है। मैं ऐसी कोई बात करना पसंद नहीं करता जो इसकी दिल आजारी का सबब बने। ये तुम्हारा वहम है, बेड़ियों का वजन बढ़ रहा है। अच्छा है कि अब ये लोग कानून के हाथों अपने कैफरे किरदार को पहुँचेंगे। वीरा ने कहा, कानून गवाह और शहादतें मांगता है, वो कहाँ से लाओगी? इन कमजोरियों की वजह से बाज़ औकात कातिल बरी हो जाते हैं। अभी तक हम अपनी स्वाबदीद से अपने मुजरमों के मुकद्दर का फैसला किया करते थे, अब हम आजादी से फैसले नहीं कर सकेंगे। हमें हर कदम फोंक फोंक कर रखना होगा। हम में से कोई इसका ताबे नहीं है। गजाला बोली, ये बात इसे अच्छी तरह मालूम है कि STF का अपना डिसिप्लिन और तरीकाकार है। तुम किसी सूरत में इससे इनहराफ नहीं कर सकते। इसने अपनी एक मजबूरी हमारे सामने पेश की है, हमने मुनासिब समझा तो इस पर अमल करेंगे, वरना अपने फैसले नाफिज करेंगे। चंद लम्हों के लिए अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। गजाला की इस वजाहत पर सब ने बेयाक वक्त बोलना शुरू कर दिया। फिर सब ही एक दूसरे का ख्याल करके एक साथ चुप हो गए। इस मुज़ाहका खेज सिचुएशन पर वीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी और अव्वल खान ने बोलना शुरू कर दिया। हम काफी अरसे से इस तरह एक जान दो कालब होकर काम कर रहे हैं कि इसकी हर बात मेरे दिमाग में बैठती चली गई। अभी हाल ही की बात है कि इसने हमें जान से दूर रहने का मशवरा दिया था, मगर डैनी ने माजिद बनकर इसकी दुर्गत बना दी। बाद में वो भी इस कार्रवाई पर खुश हुआ था। इसकी 2 शख्सियतें हैं, एक जाती और दूसरी सरकारी। जाती हैसियत में वो भी बहुत से सरकारी फैसलों को पसंद नहीं करता होगा। वीरा बोली, जहाँ तक मुमकिन होगा हम इसके मशवरे का ख्याल रखेंगे, वरना आजादी से काम करेंगे। मैंने इन्हें पॉलिसी का निचोड़ सुना दिया। 12:30 बजे अव्वल खान हमसे रुखसत हो गया और अपने अपने कमरों की तरफ हो लिए। गजाला ने ख्वाबगा का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अंदर से बुलेट नहीं किया। हम दोनों लिबास तब्दील करके बिस्तर पर दराज हुए थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फिर वीरा की आवाज सुनाई दी। वो गजाला को पुकार रही थी। ये वीरा की खूबी थी कि हमारे कमरे का दरवाजा बंद होता और हम दोनों अंदर होते तो वो कभी इजाजत लिए बगैर अंदर
नहीं आती थी। गजाला ने उठकर दरवाजा खोलने की बजाय बिस्तर से ही कामिन की हाँक लगाई और वीरा दरवाजा धकेल कर अंदर आ गई। क्या तुम दोनों को नींद आ रही है? इसने अंदर आते ही मासूमियत से सवाल किया। खुदा का खौफ करो वीरा, ये सोने का वक्त है। बहुत से घरों में इस वक्त आधी नींद ली जा चुकी है। गजाला ने इसे जवाब दिया। मालूम होता है कि आज शाम को तुम्हें बोतल से शुगल करने का मौका नहीं मिला, इसलिए नींद उचाट है, मैंने तंद से कहा। वो डटाई से हंस दी। यही चक्कर है, मालूम होता है कि मैं शराब की आदी होती जा रही हूँ। इस बारे में तुम्हें कोई शुबा नहीं होना चाहिए, तुम आदी हो चुकी हो, मैंने जोर देकर कहा। मैं इस बहस में नहीं पड़ती, मेरा मसला बेख्वाबी का है, ये तुम्हारा मसला है। हमें तंग ना करो और जाकर अपने कमरे में लेटो, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। तुम डैनी की फर्मा बरदार हो, मेरे साथ नहीं बैठोगी? वीरा ने गजाला से मुखातब होकर कहा। तुम आदी हो गई हो तो इन्हें क्यों तंग कर रही हो? गजाला मुस्कुराते हुए बोली। जाकर अपनी बोतल से 2-4 पैग ले लो, खुद ब खुद नींद आ जाएगी। तुमने कभी पी ही नहीं, इसलिए ऐसा मशवरा दे रही हो। शिकमपुरी के बाद व्हिस्की पी ली जाए तो आदमी उल्टा हो जाता है। ये बारीकियां तुम्हारे समझने की हैं। ये दिन भर के थके हुए हारे हैं, मैं इन्हें अकेला छोड़कर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। गजाला ने इसे कोरा जवाब दे दिया। वेरी गुड, ये कहता हुआ सुल्तान शाह अचानक दरवाजे पर नमूदार हो गया। तुमको सताने से पहले ये मेरे पास आई थी और मुझे शतरंज खेलने का झांसा दे रही थी। तुम तो थकन से मर रहे थे, अब क्यों मेरे पीछे पीछे आए हो? वीरा ने पलटकर तलखी से पूछा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, 2 शरीफ आदमियों को होशियार करने आया हूँ ताकि इनके साथ धोखे की कोई वारदात ना हो सके। मैंने महसूस किया कि इस वक्त हर एक का दिमाग चल रहा था, नींद का किसी की आंखों में पता नहीं था, बस हर एक वीरा को जिच करने पर तुला हुआ था। गजाला इसे कमरे में बुलाते ही बिस्तर से उतर गई थी। मैंने भी बिस्तर छोड़ा और नंगे पांव ड्राइंग रूम की तरफ हो लिया। क्या तुमने वीरा की नामाकूल बातों से हार मान ली? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। सब मेरे कमरे में जमा हो गए हैं तो मजबूरी ये है कि मैं बाहर निकल आऊं ताकि कोई तस्फिया हो सके, मैंने बेबसी से कहा। आज के दिन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ड्राइंग रूम में एक सोफे पर टिक जाने के बाद वीरा ने मुझसे पूछा। अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा दिन था। तुम्हें अपनी बोतल के बजाय दिन का ख्याल कैसे आ गया? मैंने तेवरियां चढ़ाकर सवाल किया। मेरी दानिश्त में आज नाकामियों का दिन था। ये इंतहा है कि मेरे कमरे में स्काच के सिवा कोई और शराब नहीं है। ब्रांडी होती तो मैं शिकमपुरी के बाद भी कुछ न कुछ ले सकती थी। खुदा के लिए हमें सोने दो। सुल्तान शाह दोनों हाथों से अपना सर थाम कर कराहा। इस वक्त तुम्हारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ बोतल के गिर्द घूम रही है। तुम अपने साथ हमें क्यों चक्रम बना रही हो? कम से कम मैं तुम्हें कुछ नहीं बना रही। जरा कदे आदम आईना देख लो, स्लीपिंग सूट में तुम कुदरत की सनाई का शाहकार नजर आ रहे हो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। तुम खुद ही बिस्तर से उठकर मेरे पीछे इनके कमरे में पहुंचे थे। दोनों में नोक-झोंक शुरू हो चुकी थी। दिन भर की संजीदा मसरूफियात के बाद शायद सब को ऐसी आजाद गोई की शदीद जरूरत थी। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था, सुल्तान शाह बिन्ना कर बोला। मैं डैनी को होशियार करने के लिए आया था। डैनी गफलत के आलम में भी तुमसे ज्यादा होशियार होता है। तुम इसे क्या अकल दोगे? वीरा ने तुर्की बे तुर्की जवाब दिया। तुम आज की नाकामियों की बात कर रही थी। बात बढ़ते देखकर गजाला ने इनकी गुफ्तगू में दखल अंदाजी की। सारा दिन भागते दौड़ते गुजर गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। वीरा मायूसी से बोली। नतीजा तुम्हारा भतीजा नहीं है कि इतनी आसानी से हाथ आ जाए, इसके लिए भाग दौड़ की जरूरत होती है। सुल्तान शाह फिर बोले बगैर न रह सका। तुम तो भाग दौड़ को करके भी कुछ हासिल नहीं करते। मैं खूब समझती हूँ कि तुमने इनकार के बाद अचानक बिस्तर क्यों छोड़ दिया। वीरा ने जहरीले लहजे में कहा। दरअसल तुमको अकल का हैजा है, इसलिए तुम हर बात वक्त से पहले समझ लेती हो। सुल्तान शाह गुर्राया। मुझे भी पता चले कि सुल्तान शाह ने इस वक्त बिस्तर क्यों छोड़ दिया। मैंने संजीदगी से वीरा को उकसाया। ये तुम्हारे सामने बगलोल बना रहता है, इसलिए तुम इसे मासूम समझते हो, लेकिन मैं इसके दिमागी फतूर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इसे अचानक याद आया होगा कि मैं स्लीपिंग सूट में घूमती फिर रही हूँ और इसने मुझे घूरने का मौका गंवा दिया। ये बिस्तर
बिस्तर से स्प्रिंग की तरह उछलकर बाहर आ गया। ये सरासर वाहियात इल्जाम तराशी है। सुल्तान शाह ने अपने दोनों कान छूकर गालों पर हल्के थप्पड़ लगाते हुए कहा, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो तुम इससे भी कम लिबास में बेहयाई से पूरे घर में दंदनाती फिरती हो। मैंने कभी आंख उठाकर तुम्हारी तरफ नहीं देखा। नहीं देखा तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं कब कितना लिबास पहनती हूँ? वीरा ने इस पर आंखें निकाली। तुम खामोशी से सुन रहे हो और ये घटिया बातें किए जा रही है। सुल्तान शाह ने तेज आवाज में मुझसे शिकायत की। तुम अहमक हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं शादीशुदा हूँ वीरा, ये सारे जतन तुम्हें लुभाने के लिए करती होगी और तुम। वीरा ने गुस्से से मेरी बात काट दी। इसे लुभाए मेरी जूती, मुझे उलझन न हो तो मैं इसके सामने बुर्का ओढ़ना शुरू कर दूं। बेसाख्ता गजाला की हंसी छूट गई और वो दोनों आपस का झगड़ा भूलकर इसे घूरने लगे। तुम किस बात पर हंस रही हो? सुल्तान शाह ने इश्तिबा अमेज लहजे में इससे पूछा। अपनी बदकिस्मती पर हंस रही थी कि मैं इस वक्त तुम दोनों के दरमियान फंसी हुई हूँ। गजाला ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। गजाला की बेमौका हंसी से इन दोनों के तेवर ढीले पड़ गए। वो जानते थे कि जुबानी जंग में वो एक दूसरे को जेर नहीं कर सकते, इसलिए दो तरफा पसपाई ही सबसे बेहतर थी। मैंने इस मुख्तसर से सुकूत को गनीमत जाना और अपनी बात शुरू कर दी। तुम आज की कारगुजारी से मायूस क्यों हो? हम पहले से ज्यादा उलझे हुए हैं मसाइल में। इजाफे पर खुश नहीं हुआ जाता। वीरा सोफे पर पहलू बदल कर बोली। राजा हमारी कैद में है और आई मैन अपने मस्कन से निकलकर फरार होने में मजबूर हो गया। ये मसाइल में इजाफा नहीं है, मैंने जोर देकर कहा। आई मैन को हमारे हाथ आना चाहिए था। वीरा ने इसरार किया। हमने गजाला के मशवरे पर किसी ताखीर के बगैर इधर दौड़ लगाई थी, मगर वो निकल भागा। ये इत्तेफाक नहीं, मुकद्दर की खराबी थी। जब सितारे गर्दिश में आए हुए हों तो कामयाबी इसी तरह हाथ से आते आते निकल जाती है। मालूम होता है कि सारी कामयाबियों का ठेका हमने लिया हुआ है। दुश्मन का हमेशा मुंह काला होना चाहिए। सुल्तान शाह ने बुरा सा मुंह बनाकर मुझसे कहा। तुम फिर मेरी बात में बोले? वीरा ने आंखें निकाल के कहा। मैं तुमसे नहीं, डैनी से बात कर रहा था। सुल्तान शाह ने सुकून से जवाब दिया। तुम अपनी बोली बोलती रहो। बाज लोग इस कदर ढीठ होते हैं कि बार बार मुंह की खाने के बावजूद चैन से नहीं बैठ सकते। वीरा ने अल्फाज चबा चबा कर कहा। गजाला, सुल्तान शाह ने खास तौर पर इसे मुखातब किया, तुम खुद ईमानदारी से बताओ कि सोफे पर कौन अपने पैंदे के बल बार बार पहलू बदल रहा है? इससे पहले कि वीरा कोई जवाब देती, फोन की घंटी बजने लगी। सब ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। जलाल और अव्वल खान थोड़ी देर पहले हमारे पास से उठकर गए थे। वो फोन किसका हो सकता था? मैंने रिसीवर उठाया तो अव्वल खान की बोझल आवाज मेरे कान में गूंजी। तुम अभी तक जाग रहे हो? मजबूरी है, वीरा और सुल्तान शाह का झगड़ा निपटा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम बहुत खुश नसीब होगे, तुम्हें इतने अच्छे दोस्त और साथी मिले हुए हैं जो जिंदगी को कभी बेरौनक नहीं होने देते। तुमको बिस्तर से उठाया जाए तो पता चले कि खुशगवारी क्या होती है। इन्हें लड़ने के लिए भी मेरा कमरा मिलता है। तुम ये बताओ कि इस वक्त फोन क्यों किया? नादर को मार दिया गया। अव्वल खान के वो अल्फाज मेरे असाब पर बम की तरह गिरे। इस वक्त आईमैन के खिलाफ वही हमारा सबसे मजबूत सतून था। इसके हाथ आ जाने की सूरत में हम आसानी से आईमैन का पीछा कर सकते थे। मेरे लिए वो बुरी खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। क्या हुआ? ये कैसे हो गया? मैंने कदरे सुकूत के बाद मुज़हमल आवाज में पूछा। मेरे दो आदमी शाम से इसकी तलाश में लगे हुए थे और वो घर से गायब था। काफी वक्त गुजर जाने के बाद इन्होंने नादर के घर वालों से बात की तो पता चला कि 7 बजे के करीब किसी गोरे का फोन आया था और वो उजलत में घर से चला गया। मेरे आदमियों ने शहर के थानों में छानबीन शुरू कर दी। अभी थोड़ी देर पहले इन्हें क्लिफ्टन थाने से पता चला कि वैरान साहिली इलाके से एक लाश मिली है जिसके कागजों से पता चलता है कि इसका नाम नादर खान था। मेरे आदमियों ने इसके घर पर गुमनाम फोन करके इतला दे दी। इन लोगों ने क्लिफ्टन थाने पहुंचकर लाश शिनाख्त की तो मेरे आदमियों ने मुझे इतला दे दी। अव्वल खान को मिलने वाली वो खबर मुस्तनद थी, इस पर शको शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
मैंने हैरत और बेयकीनी से पूछा, इसे कैसे मार दिया गया? वो बीम गन का निशाना बना है। अव्वल खान ने दूसरा धमाका किया। मेरा ख्याल है कि तुमसे बात खत्म करते ही आईमैन ने पूरा नक्शा समझ लिया था। तुम फोन नंबर से घर का पता चलाकर वहां पहुंचते और फिर एस्टेट एजेंट तक पहुंचते। वो नादर की निशानदही करता और आईमैन मुश्किल में पड़ जाता। इसने B52 छोड़ने से पहले नादर को साहिली इलाके पर आने के लिए फोन किया होगा। घर से फरार होकर वो मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचा और शायद इसका इंतजार करता रहा। नादर आया तो आईमैन ने बेरहमी से इसे अपनी बीम गन का निशाना बना दिया। बीम गन की मोहलक शुआओं ने नादर की पेशानी से खोपड़ी की पुष्ट तक आर पार सुराख कर दिया है। वो इतनी सूरत से मरा है कि हैरत के आसार इसके चेहरे पर नक्श होकर रह गए हैं। ये बहुत बुरी खबर है, मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा। इस खित्ते में बीम गन के इस्तेमाल को मेरे नाम से मौसूम किया जाता है। अब नादर का खून मेरे नाम लिख दिया जाएगा। ये नहीं होगा। फोन पर अव्वल खान की सख्त आवाज आई। वो तुम्हारे नाम का फायदा नहीं उठा सकेगा। अब तुम इसकी आड़ में बेखौफी से अपनी बीम गन इस्तेमाल कर सकोगे। क्या तुम्हारे जहन में इस बारे में कोई तजवीज है? मैंने बेचैनी से पूछा। अभी एक ख्याल आया है, लेकिन अब वक्त गुजर गया। मैं कल ये काम करूंगा और परसों के अखबारात में तस्वीरों के साथ आईमैन की कहानी मौजूद होगी। शी अमेरिका की NGO है। अखबारात वाले सबूत के बगैर इसके खिलाफ कोई खबर नहीं छापेंगे। वो अमेरिका और यूरोप में NGO होगी, यहाँ जेरे जमीन काम करती रही है, इसलिए किसी रियायत की हकदार नहीं है। अच्छा हुआ कि तुमने इस नुक्ते की निशानदही कर दी। मैं ख्याल रखूंगा कि पूरी कहानी में शी का नाम न आने पाए। पूरा फीचर एक खुफिया तंजीम के आईमैन के खिलाफ होगा जो नादर का कातिल है और बीम गन का मालिक है। ये फीचर अखबारात में आ गया तो मुझ पर जाती एहसान होगा। इस खबीस ने सामना होने से पहले मुझे दिफाई पोजीशन में धकेल दिया है। कैसी बातें कर रहे हो? अव्वल खान की आवाज में खफगी औदकार आई। ये हम सब का मसला है। मैं जलाल से भी बात करता हूँ। ये फीचर पुलिस के बजाय IB की तरफ से जारी हुआ तो इसे ज्यादा पजीराई मिलेगी। इस सिलसिले में STF सिरे से सामने नहीं आ सकती। अमरीकी अफसरान इस आईमैन की आमद से जरूर बाखबर होंगे। फीचर की इशाअत से इनके अरमानों पर ओस पड़ जाएगी। वो बाखबर हैं। तुम भूल गए कि आईमैन ने तुमसे बात करते हुए जान वाले वाक़े का हवाला दिया था। मालूमात का ये तबादला बाहमी तावन के बगैर मुमकिन नहीं था। शायद वीरा दुरुस्त कह रही थी, आज हमारा दिन नहीं है। हर तरफ से असाब शिकन खबरें चली आ रही हैं। मैंने नीम दिली से कहा, ये खबरें असाब शिकन नहीं, हौसला अफजा हैं। तुम्हारा एक फोन कॉल ने इसे हवास बाख्ता कर दिया है। इसके जहन में ये खौफ जागजी हो चुका है कि माजिद यमनी जैसा खतरनाक और टेढ़ा आदमी इसके पीछे लग गया है। इस खौफ में वो मुदाफियाना फुर्ती दिखा रहा है। ये तेजी इसे ले डूबेगी। वो कहीं न कहीं ठोकर खाएगा और हम सब इसकी गर्दन दबोच लेंगे। मेरी आंखें नादर पर लगी हुई थीं। इसकी मौत के बाद हमारा काम मुश्किल हो गया है। मुश्किल जरूर हुआ है, नामुमकिन नहीं है। हमें सब्र तहम्मुल के साथ इसकी किसी गलती का इंतजार करना होगा। फीचर की इशाअत के बाद वो बेयारो मददगार रह जाएगा। अमेरिकी अफसरान इससे दूरी इख्तियार कर लेंगे ताकि इन पर कोई इल्जाम न आए। पिछले दिनों वो ऐसे मामलात में काफी बदनामी उठा चुके हैं। बहुत अच्छा किया कि तुमने इसी वक्त मुझे ये बुरी खबर सुना दी। मैं भी सोचता हूँ कि क्या किया जाए। मैं पहले ही कह रही थी कि आज का दिन खराब है। मेरी गुफ्तगू के इख्तिताम पर वीरा बोल पड़ी। मेरे जवाब से इन सब को अंदाजा हो गया था कि अव्वल खान ने मुझे क्या बताया होगा। एक आईमैन के इख्तियार की दो इलामतें होती हैं, सिल्वर आई और बीम गन। वो दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अफसरदगी से कहा, फौरी तौर पर यही कहा जाएगा कि नादर को मैंने मारा है। आप अव्वल खान से किसी फीचर के बारे में क्या बात कर रहे थे? गजाला ने पूछा। मैंने इन्हें अपनी और अव्वल खान की पूरी गुफ्तगू का खुलासा सुना दिया। आईमैन बहुत खतरनाक और फुर्तीला आदमी है। वीरा ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि यहाँ से शी का बिस्तर बोरिया गोल होने के बाद लालची और बेजमीर पाकिस्तानियों ने शी के काम को आगे बढ़ाया है। यहाँ हीरोइन की खपत शी के हदफ से ज्यादा बढ़ चुकी है। जब तुम्हारे अपने लोग ये काम
कर रहे हैं तो वाशिंगटन से किसी बुकरात को नया आईमैन भेजने की जरूरत नहीं थी। यहाँ आने वाले ने शी का चक्कर सिर्फ आजमूदा अफरादी कुव्वत को यकजा करने के लिए चलाया है, वरना इसका असल मकसद कुछ और है। वो क्या हो सकता है? मैंने बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मेरा और तुम्हारा खात्मा, वीरा ने संजीदगी से कहा। वो लोग इस इलाके के सियासी और जोग्राफियाई मंजरनामे में जो रंग भरना चाहते हैं, इसके लिए इन्हें साफ मैदान की जरूरत है। हमने STF के साथ मिलकर इनके किसी अहम आदमी का यहाँ रुकना और जिंदा रहना मुहाल कर दिया है। वो फितने की इन जड़ों को काटने के लिए शी को मैदान में लाए हैं। हो सकता है कि तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त हो, मैंने पूरी नेक नीति से जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम मुझसे पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हो, मगर ये मेरा यकीन है। मैं खुद अमरीकी हूँ, अमरीकी सोच, हरबों और सफाकी से पूरी तरह वाकिफ हूँ। वो अपने तौर पर हम दोनों तक पहुँचने की कोशिश करेगा। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा खतरा जहांगीर की जात को है। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वीरा ने मेरे सर पर लठ मार दी हो। इसका वो अंदेशा 100% दुरुस्त था। शी के 4 मुकामी बड़ों में से वो 2 मार दिए गए थे। मैं बागी हो गया था। जहांगीर गोशा निशीनी की जिंदगी बसर कर रहा था। अगर आईमैन ने जोशी जैसे आदमी को अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया था तो वो पुराने मोहरों की तरफ से गाफिल नहीं था। इसे यह मालूम रहा होगा कि जहांगीर मेरा जिगरी दोस्त था। मेरा सुराग लगाने के लिए वो किसी भी वक्त अचानक इसे घेर सकता था और मैं इसे यकसर भूला हुआ था। तुमने बहुत दूर की बात सोची है, मैंने मुस्तरबाना लहजे में एतराफ किया। वो गधा शराब में गर्क होकर अपनी सारी जहानत और मक्कारी को जंग आलूद कर चुका है। किसी वक्त आईमैन इसके सर पर सवार हो गया तो वो बेमौत मारा जाएगा। आप अव्वल खान से बात करके इसके घर पर STF के गार्ड्स लगवा दें। गजाला ने फिक्रमंदी से मशवरा दिया। इसे बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, मैंने सोचते हुए जवाब दिया। शायद वो अब तक इसलिए बचा हुआ है कि इसने अपने तमाम पुराने राब्ते खत्म कर दिए हैं। अपनी गोल्डन फार्मेसी चलाता है या अपने घर पर शराब से शुगल करता रहता है। मुझे यकीन है कि आईमैन इस तक पहुंचने की जुस्तजू में लगा हुआ होगा। हम होशमंदी से काम लें तो जहांगीर का घर आईमैन के लिए चूहेदान बन सकता है। सुल्तान शाह ने मानीखेज लहजे में कहा। काश मैं इससे इसी वक्त मिल सकता। मैंने तासबाना इज़्तिराब के साथ कहा। पता नहीं मैं इसे क्यों भूल गया था। अपने आप को मलामत करने की जरूरत नहीं। जाला ने मुझे तसल्ली दी। आज दोपहर को आपको आईमैन के वजूद का इल्म हुआ है। मुश्किल चंद घंटे गुजरे हैं और इस दौरान में आप मुसलसल मसरूफ रहे हैं। इससे इसी वक्त मिलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मुश्किल ये है कि इस वक्त वो आदमियत के जामे में नहीं होगा, नशे में धुत होकर सो रहा होगा या सलमा को सता रहा होगा। सुबह से पहले वो बात करने के काबिल नहीं होगा। अपने दोस्त के ये जाती मसले तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। वीरा बेअतनाई से बोली। तुम चलते हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। जहांगीर की जिंदगी और सलामती हमको बहुत ज्यादा अजीज है। इस वक्त हमारा मिल बैठना कार आमद रहा। सुल्तान शाह बोला। अव्वल खान का फोन आ गया और जहांगीर के बारे में भी अहम बातें हो गईं। हरकत में बरकत है। मैं बुलाने आई थी तो तुम सब चटक रहे थे। वीरा को हम तीनों पर वार करने का मौका मिल गया। तुम्हारा मकसद कुछ और था। ये उठकर ड्राइंग रूम में न आते तो तुम अपने कमरे में जाकर कोई ऊट पटांग शुगल शुरू कर देती। गजाला ने जवाब दिया। वो बातें सारी रात जारी नहीं रह सकती थी। पहले सुल्तान शाह अपने कमरे की तरफ खिसका, फिर हम दोनों भी वीरा को रुखसत करके अपने कमरे में आ गए। भड़ास निकल जाने के बाद वीरा के दिल का बोझ हल्का हो गया था और अपने कमरे की तरफ जाते हुए वो मुतमिन नजर आ रही थी। मुझे खुशी है कि हम चारों की कुछ न कुछ अफादियत है। मैंने कमरे में पहुंचकर गजाला से कहा। एक बात किसी के जहन से महव हो जाती है तो दूसरा इसे याद दिलाने में जरा नहीं चूकता। इस तरह हर बात के सारे पहलू निगाह में रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।